Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks. लुसेंट सामान्य ज्ञान से हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 में दिया गया था वो हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। 9 अब क्या है आगे? अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या दिया हुआ है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में दिया हुआ है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसके तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है? 3 प्रकार के। पहला क्या है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा क्या है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे कौन कौन सा 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में दिया हुआ है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला कौन सा है? किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। ध्यान रखना है, एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा क्या है? अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ये भी ध्यान रखना है। तीसरा क्या है? किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। 9 इसके बाद क्या है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। निजता का अधिकार, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। आइए एक चार्ट है, देखते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित कराया। कौन सा अधिकरण? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में जो पारित कराया गया था। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। कब किया गया इसकी स्थापना? तो अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ जो है नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें कहाँ कहाँ हैं? भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ हेडक्वार्टर जो है, मेन हेडक्वार्टर, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है, जबकि 4 अन्य पीठें जो है भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। कौन सा मामला देखता है ये? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है देश में पर्यावरण से संबंधित यानी इन्वायरमेंट से रिलेटेड मामले देखता है। यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 21 का आर्टिकल 21A। इसमें क्या है? राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये कब आया था?
86 यानी 86वां संशोधन 2002 में जो हुआ था ना, उसी से ये लागू हुआ था। अनुच्छेद 21 के क में क्या पढ़ना है, तो राज्य जो है, राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क, कैसा शिक्षा देना है, निःशुल्क देना है शिक्षा, और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। और 86 जो संशोधन हुआ था, यानी 86वां संशोधन 2002 में ये बताया गया था, ऐसा नियम बना था। 9 इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के में संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, तो पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। सबसे पहला क्या है, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर यानी आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। दूसरा क्या है, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। तीसरा क्या है, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। 9 इसके बाद क्या है, निवारक निरोध। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 व 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 एवं 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व, किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे अपराध करने से रोकना है। ध्यान रखेंगे, इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं है वरन उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने और भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब क्या क्या ध्यान रखेंगे, तब पहला बात क्या होगा कि सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। सरकार कितने दिनों तक रख सकती है, सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक, ध्यान रखना है, केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरुद्ध करना होता है तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। 9 दूसरा क्या है, इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे। इस प्रकार जो निरुद्ध व्यक्ति है को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना है। ना इसके बाद तीसरा क्या है, निरुद्ध व्यक्ति, तीसरा में क्या है, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन, निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अतिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। 9 इसके बाद क्या है, निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां।
निवारक निरोध से संबंधित अब तक जो बनाई गई विधियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला क्या है? निवारक निरोध अधिनियम 1950। सबसे पहला जो है निवारक निरोध अधिनियम 1950 है। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया। भारत की संसद ने 26 फरवरी 1950 ईस्वी को कब किया गया था? 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल, इसका उद्देश्य था राष्ट्र विरोधी तत्व जो हैं उनको भारत के प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य करने से रोकना था। इसे 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था। इसको कब समाप्त हो जाना था? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हुआ। अंत में ये कब समाप्त हुआ? अंततः यह 31 दिसंबर 1971 ईस्वी को समाप्त हो गया। ना, दूसरा क्या है? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 ईस्वी। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में जो बना था, MISA, मिशा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 मिशा, जिसे मिशा नाम से जानते हैं, MISA 44वें संवैधानिक संशोधन 1969 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1969 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। 44वें संवैधानिक संशोधन 1969 जो है इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1969 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। ध्यान रखना है। 9 क्या है? इसके बाद क्या है? विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। कब बना था? 1974 में। विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम 1974। पहले इसमें तस्कारों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। पहले इसमें तस्कारों के लिए नज़रबंदी की अवधि कितने वर्ष की थी? 1 वर्ष की थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, यानी डबल कर दिया गया। पहले 1 वर्ष की अवधि थी नज़रबंदी की, अब जो है 13 जुलाई 1984 के बाद एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया, डबल कर दिया गया ना। इसके बाद क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कानून जो 1980 में बना था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू किया गया। ना, इसके बाद क्या है? आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसको टाडा कहते हैं, TADA। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून। आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां निरोधक कानून, जिसे टाडा कहा जाता है। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी, सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। कब इसे समाप्त किया गया? 23 मई 1995 ईस्वी को इसे समाप्त कर दिया गया। ये क्या था? तो निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जितने कानून बने थे, जो कानून बने थे, उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी था। ध्यान रखना, ये सबसे अधिक प्रभावी था और सर्वाधिक कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद क्या है? पोर्टो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001। पोर्टो 2001 यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस 2001, इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोर्टो जो है टाडा का ही एक रूप है। ध्यान रखना है, पोर्टो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। कितने? तो 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया है। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया है।
किसको दंडित करने का प्रावधान किया गया है इसके तहत? आतंकवादी को और आतंकवादियों से संबंधित जो सूचना को छिपाने वाले व्यक्ति हैं को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। ध्यान रखना है, पुलिस जो है शक के आधार पे डॉट के बेसिस पे किसी को भी अधिकार गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, परंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती है। बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक जो है हिरासत में नहीं रख सकती है। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। पोटा के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। ध्यान रखना है, पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीना बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। पोटो 28 मार्च 2002 ईस्वी को अधिनियम बनने के बाद पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया। 21 दिसंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 21 सितंबर 2004 को इसको अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 21 सितंबर 2004 को कब इसे समाप्त किया गया? 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ना इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरे में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये कब किस संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में इसको दिया गया है? अनुच्छेद 23 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में अनुच्छेद 23 में दिया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 किससे रिलेटेड है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध के बारे में दिया गया। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी या तथा इसी प्रकार की अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम जो है निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जिसका उल्लंघन करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, अगर जरूरत कभी पड़े तो राष्ट्र जो है राष्ट्रीय सेवा में लोगों को राष्ट्र सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। 9 इसके बाद अनुच्छेद 24 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 24 में किसके बारे में दिया हुआ है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में दिया हुआ है। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना है, 14 वर्ष से कम, कितने वर्ष से कम? 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 24 में। ना इसके बाद क्या है? 4th पार्ट में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है? अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 9 ये दिया था अनुच्छेद 25 में दिया हुआ है। 9 इसके बाद है अनुच्छेद 26 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं
की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 में दिया हुआ है, जिसमें क्या है, व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। नौ, इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 27 को देखते हैं। अनुच्छेद 27 में क्या दिया हुआ है, राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ध्यान रखना है, अनुच्छेद 27 में दिया हुआ है, राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, इस प्रकार का टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ये अभी हम लोग अनुच्छेद 27 को कर रहे थे। नौ, इसके बाद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या दिया हुआ है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य विधि से पूर्णतः पोषित जो है किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् यानी बलपूर्वक सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना है। ना, इसके बाद क्या है, पांचवा पार्ट, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार देखते हैं, इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 दिया हुआ है। अनुच्छेद 29 किस चीज़ के लिए है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं के हितों का संरक्षण। इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके हितों का संरक्षण के बारे में दिया हुआ है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 29 को पढ़ रहे हैं अभी। अनुच्छेद 29 में क्या दिया हुआ है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया हुआ है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। ये ध्यान रखना है। 9, इसके बाद क्या है, वर्तमान में 6 समुदायों कौन कौन सा, पहला है मुस्लिम, दूसरा है पारसी, फिर है ईसाई, फिर सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। वर्तमान में 6 समुदायों को, किसको किसको, मुस्लिम को, पारसी को, तीसरे में ईसाई है, चौथा सिख, पांचवा बौद्ध और छठा जैन, यानी वर्तमान में 6 समुदायों को जो है अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त यानी प्रदान किया गया है। वर्तमान में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है, यानी हमारे देश में अल्पसंख्यक वर्ग 6 तरह के हैं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए, ध्यान रखना है, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में कब बना था, 2005 ईस्वी में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। 9, इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 30 के बारे में पढ़ना है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या चीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, इसके बारे में दिया हुआ है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में
किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ध्यान रखना है। अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में यानी फंड देने में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करेगी। ना इसके बाद क्या है, छठा पार्ट पे आ गए। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें देखते हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें हम लोग को अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ना है। तो अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की, कितने तरह की, 5 तरह की रिट जारी करने का, 5 तरह के समादेश जिसको रिट कहते हैं निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, अनुच्छेद 32 के तहत पढ़ रहे थे कि इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। कौन सा है पांचों देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला पार्ट क्या है इसका, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, परमादेश, जिसको मैंडेमस बोलते हैं। तीसरा है प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं। फोर्थ क्या है, चौथा उत्प्रेषण, जिसको सर्ट्योरी कहते हैं। चौथा पार्ट क्या है, उत्प्रेषण, जिसको सर्ट्योररी कहते हैं। और फिफ्थ जो पांचवा है, अधिकार परीक्षा लेख, जिसको को वारंटो कहते हैं। पांचवा जो है अधिकार परीक्षा लेख है, जिसको को वारंटो कहते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सारे हैं। नौ अब बारी बारी से इसको डिटेल से देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, जो पहला पढ़े थे, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, ये क्या है। तो फर्स्ट रिट जो है, पहला जो समादेश है वो क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपके पास शरीर है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। तो इसको देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या था, यह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आपके पास शरीर है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। ध्यान रखना है। नौ इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेकेंड जो रेट था समादेश। दूसरा समादेश हमारा क्या था, परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। ध्यान रखना है, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को
जो अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा था, उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। ये अभी हम लोग परमादेश के बारे में पढ़ रहे थे। तीसरा जो रीट है, जो समादेश है, वो कौन सा है? प्रतिषेध लेख। तीसरा रीट क्या है? समादेश प्रतिषेध लेख। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? रोकना। इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे। क्या चीज़ के लिए आदेश दिया जाता है? कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मतलब उनको ये आदेश दिया जाता है, छोटे न्यायालयों को आदेश दिया जाता है, जो छोटे निम्न न्यायालय हैं और अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण हैं, उनको आदेश कौन दे रहा है? सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय आदेश देता है, आज्ञा पत्र जारी करता है और आदेश देता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। 9 इसके बाद क्या है? उत्प्रेषण। चौथा जो रीट है, समादेश है, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या है देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या शाब्दिक अर्थ है? प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी जो पेंडिंग केसेस है, पेंडिंग जो केस है, उसके न्याय निर्णयन के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय यानी अपर कोर्ट में भेजे। उत्प्रेषण में क्या बताया गया है? उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है, यानी लोअर कोर्ट को यह आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास जो पेंडिंग केसेस हैं, लंबित जो मुकदमे हैं के न्याय निर्णयन के लिए, को जल्दी से जल्दी रिजल्ट मतलब उसका आने के लिए, उसको जस्टिस दिलाने के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, यानी अपर कोर्ट को भेजें। इसके बाद क्या है? पांचवा हमारा अंतिम जो अधिकार परीक्षा लेख है, जो अंतिम समादेश है, अंतिम जो रीट है, वो पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, अधिकार परीक्षा लेख में क्या है? ये पांचवा और अंतिम रीट है, समादेश अंतिम वाला है। जो इसमें है क्या? जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, अधिकार उसका नहीं है, फिर भी वो कार्य कर रहा है उस पद पे बैठ के, तो न्यायालय जो है अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक सेटिस्फाइड कोई आंसर नहीं देता है, संतोषजनक उत्तर नहीं देता है, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। ये तो 5 रीट था। ये 5 रीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पांचों रीट कौन कौन सा था? ये हम लोग सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। पहला पढ़े बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते थे। दूसरा था परमादेश, जिसको मैंडेमस कहते थे। तीसरा था प्रतिषेध लेख, जिसको प्रोहिबिशन कहते थे। चौथा क्या था? उत्प्रेषण, जिसको सर्टिओररी कहते थे। और पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा लेख, जिसको को वारंटो कहते थे। इसके बाद जो टॉपिक है वो है दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली। दंड से संबंधित संवैधानिक शब्दावली, आइए देखते हैं। सबसे पहले है क्षमा, पार्डन। पार्डन का क्या मीनिंग है? पूर्णतः माफ कर देना। पार्डन का मीनिंग है, क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ कर देना। इसका तकनीकी मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं,
पार्डन यानी क्षमा का मतलब है पूर्णतः माफ़ कर देना, और इसका तकनीकी मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। ध्यान रखना है, इसका तकनीकी मतलब क्या है, यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। ना दूसरा है लघुकरण, जिसको कॉम्यूटेशन कहते हैं। लघुकरण जिसे कॉम्यूटेशन कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, सजा की प्रकृति को बदलना, सजा की प्रकृति को बदलना, जो पनिशमेंट का नेचर है उसको बदल देना, सजा की प्रकृति को बदल देना। जैसे मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो उसको कठोर कारावास में बदल देना, मृत्युदंड वाले को कठोर कारावास में बदलना, इसको लघुकरण कम्यूटेशन कहा जाता है। नौ, तीसरा क्या है, परिहार, जिसको रिमिशन कहते हैं। परिहार यानी रिमिशन, ये क्या होता है, सजा की अवधि को बदलना, सजा की अवधि यानी जो पीरियड, जितने दिन के लिए पनिशमेंट मिला है उसकी अवधि को बदल देना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना, ये क्या है, परिहार, जिसको रिमिशन कहते हैं। रिमिशन क्या होता है, सजा की अवधि को बदलना, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल देना। नौ, इसके बाद है विराम। विराम को क्या कहते हैं, रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या होगा, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। विराम में क्या है, रिस्पाइट जिसे कहते हैं विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना, विशेष कोई स्पेशल कोई कंडीशन है तो उससे सजा, उसके लिए सजा को, उसके कारण सजा को कम कर देना। जैसे शारीरिक अपंगता है या महिलाओं की गर्भावस्था के कारण विराम लगा देते हैं, यानी सजा को कम कर दिया जाता है, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है, इसे विराम या रिस्पाइट कहते हैं। रिस्पाइट। नौ, विराम रिस्पाइट हो गया, सजा की अवधि को कम करना, इसमें पढ़े हम लोग। नौ, अब इसके बाद है प्रविलंबन, रिप्राइव। प्रविलंबन, प्रविलंबन रिप्राइव क्या है, देखते हैं। किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। रिप्राइव का मतलब है किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेट कर देना, यानी किसी दंड को कुछ समय के लिए टाल देने की प्रक्रिया ही प्रविलंबन यानी रिप्राइव कहलाती है। जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए अगर टाल दिया जाता है तो इसे प्रविलंबन यानी रिप्राइव कहते हैं। 9, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी को कुछ समय के लिए टालना, इस तरह के इसको क्या कहा जाता है, प्रविलंबन यानी रिप्राइव। 9, इसके आगे देखते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। इसके बाद क्या है, मौलिक अधिकारों में संशोधन। सबसे पहला है हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 ईस्वी में हुआ था, बहुत फेमस है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकारों में संशोधन कब कब हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो है उसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 ईस्वी वाला के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। संविधान के इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। ध्यान रखना है, इसमें अनुच्छेद 368 भी शामिल था और मूल अधिकार भी शामिल था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो ये संशोधन हुआ था 1967 ईस्वी में के निर्णय से मौलिक अधिकार में संशोधन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो इस केस में जो निर्णय मिला था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1967 ईस्वी में, इसमें हुआ क्या था कि से पूर्व दिए गए निर्णयों में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे। ना इसके बाद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में जो हुआ था, उस केस में जो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के केस में 1967 में जो हुआ था के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी।
इसमें क्या हुआ कि निर्णय में क्या दिया गया कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर अमेंडमेंट पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये निर्णय में कहा गया कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967 में जो केस हुआ था उसके निर्णय में क्या कहा कि संसद जो है मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये ध्यान रखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसके पहले तक क्या था, ये हम लोग इससे पहले पढ़े कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो निर्णय आया था उससे पहले तक जो निर्धारित क्या था कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को भी शामिल किया गया था। लेकिन गोलकनाथ वाले केस में जो पंजाब राज्यवाद वाला केस था 1967 ईस्वी में इसका डिसीजन आया था, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में क्या था कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखना है। 9 इसके बाद क्या है, 24वें संविधान संशोधन जो 1971 ईस्वी में हुआ था, 24वें संविधान संशोधन जो 1971 ईस्वी में हुआ था द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में जो हुआ था उसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 9 इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, इसके बाद का जो केस था वो कौन सा था, जो निर्णय मिला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका निर्णय क्या आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई। ये जो अभी संशोधन के बारे में पढ़े थे इससे पहले वाला, उसी प्रकार के यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय में जो तभी बताया गया था उसको निरस्त कर दिया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। ध्यान रखना है। 9 इसके बाद क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो आया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। 42वां संविधान संशोधन कब आया था, 1976 ईस्वी में आया था। इसके द्वारा क्या हुआ, तो अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसमें क्या किया गया, तो इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, अर्थात 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 जोड़ा गया और तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, यानी किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 9 इसके बाद क्या है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी में जो हुआ था, ये निर्णय कब आया था, 1980 ईस्वी का है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 ईस्वी में जो निर्णय आया था, इस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है। किसको है, न्यायालय को है, और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है और न्यायालय जो है
इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन यानी फिर से उस पर विचार कर सकता है। किसी भी अमेंडमेंट यानी संशोधन जो पहले हो चुका है उस पर वो फिर से अपना विचार कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा क्या हुआ, 42वां जो संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई थी उसे समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखना है। 9 इसके बाद क्या है, केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। केवल जो नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिकों को प्राप्त होगा, विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। उस मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। ऐसे मूल अधिकार के बारे में अभी पढ़ेंगे जो केवल नागरिकों को प्राप्त होगा और विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। इसमें कौन कौन सा है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 29 है और 30 है। कौन कौन सा अनुच्छेद है, 15, 16, 19, 29, 30। कौन कौन सा अनुच्छेद है, तो 15, 16, 19, 29, 30। 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। ये 5 अनुच्छेद जो हैं, ये 5 अनुच्छेद में जो दिए गए मूल अधिकार हैं वो नागरिकों को यानी भारत के नागरिकों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है। देखते हैं इनको डिटेल से। अनुच्छेद 15 ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे, ये सारा एक बार देख लेते हैं फिर से। अनुच्छेद 15 में क्या था, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने का प्रतिषेध करना था अनुच्छेद 15 में, जो भारतीय नागरिक को प्राप्त होगा, विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में क्या था, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 16 में क्या था, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 9 अनुच्छेद 19 में क्या था, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्बाध विचरण, निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद 19 में था। अनुच्छेद 29 में क्या था, अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या था, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। अनुच्छेद 30 में क्या था, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रसार हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार। 9 अब वो अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार, यानी नागरिकों के साथ यानी नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त होगा, उस मूल अधिकार के बारे में अब देखेंगे। तो नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं, शत्रु देश को छोड़कर केवल ध्यान रखना है, ये शत्रु देश के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी नागरिकों के साथ विदेशियों को भी जो प्राप्त मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं कौन कौन सा है। अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 का क है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23 है, अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 26 है, अनुच्छेद 27 है, अनुच्छेद 28 है। इतने सारे अनुच्छेद हैं, यानी 11 अनुच्छेद ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 11 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें जो दी गई मूल अधिकार है वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी प्राप्त है। नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार जो हैं, केवल ध्यान रखना है, शत्रु देश को छोड़कर, जो हमारे शत्रु देश हैं उनको छोड़कर नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। तो अनुच्छेद 14 सबसे पहला क्या है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 के क में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के क में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। ये सारे वो अनुच्छेद हैं जो भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त जो मूल अधिकार हैं, वही सारे अनुच्छेद अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 इसके बाद है अनुच्छेद 22 जिसमें क्या है, कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। कुछ मामलों में हिरासत एवं नज़रबंदी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 क्या है, बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम करवाना या अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 में क्या है, बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध।
अनुच्छेद 24 में क्या है, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। धर्म, अनुच्छेद 25 क्या है, अनुच्छेद 25 में धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में क्या है, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में क्या है, कुछ विशिष्ट संस्थाओं में धार्मिक आदेशों को जारी करने की स्वतंत्रता। अभी जो हम लोग 11 ये अनुच्छेद पढ़ रहे थे, ये 11 अनुच्छेद ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिक को भी, यानी फॉरेनर को भी उपलब्ध है और हमारे इंडियन नागरिक को भी उपलब्ध है। यानी हमारे इंडियन जो सिटीजन हैं उनके लिए भी है और फॉरेनर्स यानी विदेशियों के लिए भी है, लेकिन ध्यान रखना है शत्रु देश को छोड़कर, ठीक है ना। इसके बाद 11वां जो टॉपिक है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। A lot of thanks for listening. A lot of thanks again and again. Thanks for like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।